नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। अमेरिका की क्या दादागिरी नहीं चलने देगा ईरान, ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक नए युद्ध के आसार हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि न्यूक्लियर वार्ता जो चल रही है, न्यूक्लियर बातचीत जो चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, दोनों पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ईरान का यह मानना है कि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है। उसी स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। पेपर्स पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सामने से वर्बली वो कुछ और कहता है। और ऐसे में अमेरिका पर भरोसा करना ईरान के बस की बात नहीं है। अब क्योंकि ये सिचुएशन बन रही है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो सिचुएशन बन रही है, इसको लेकर आपको क्या सोचना है, क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, सबसे पहली बात ये हमको समझना होगा कि ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है। 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता है। इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद वो अपने सभ्यता पे गर्व करते हैं और इतना पुराना सिविलाइजेशनल कंट्री है। वो उस गर्व के चलते जो अमेरिका उसके ऊपर थोपना चाहता है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि अगर एक स्तर से ज़्यादा आप एनरिच कर देते हैं तो आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ईरान कहता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट करना ये मेरा एक स्वायत्त राइट है। ये हमारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक राइट है। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाऊंगा। ईरान बात ईरान बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये मेरा सॉवरेन राइट है। हाँ। कि मैं इसको चाहूं तो मैं यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकता हूं। यही चीज भारत के ऊपर भी लागू हुई थी। जब भारत के ऊपर दबाव 70 और 80 के दशक में था तो हमने कहा था कि हम आपकी किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। और ईरान बड़ी मजबूती के साथ अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खड़ा हुआ है। और अगर आप सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ईरान की और ईरान के लोगों की तारीफ करनी होगी कि वो इतने बड़े मुल्क के सामने अपनी मजबूती के साथ अपने राष्ट्र गौरव को सामने रखते हुए, उसके हितों को साधते हुए वो खड़े हुए, मजबूती के साथ खड़े हुए। कर्नल साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि 1977 के जमाने से अमेरिका लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है ईरान को, और ईरान इतनी मजबूती के साथ, मजबूत स्टैंडिंग के साथ अमेरिका के सामने खड़ा रहा है। देखिए, जब शाह के खिलाफ जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो एक बहुत बड़ी ईरानियन अमेरिकन एम्बेसी का सीज हुआ और उनको बचाने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स भेजे जिनको ईरान के लोगों ने गिरा दिया। और एक बहुत बेइज्जती सी हुई थी अमेरिका की उस समय। और तब से वो खार खाए बैठा हुआ है। तब से उसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इतने साल हो गए, इतने सारे सैंक्शंस लगे, ईरान आज भी मौजूद है और दिन प्रतिदिन मजबूत होता चले जा रहा है। और ये उसके एक, जिस तरह मैंने कहा कि वो सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसको स्ट्रेंथ वहां से मिलती है, उसमें एक गौरव है, तो वो आपको नजर आता है। जब, क्योंकि आपने अभी बात की अमेरिका की खिसियाहट की, अमेरिका किस तरीके से इस टाइम पे किसी भी तरीके से ईरान को नीचे गिराने में लगा हुआ। लेकिन जो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में अमेरिका, इजराइल और अगर ईरान को रखा जाए, तो ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर जो बातचीत चल रही है, इस पर कोई अगर अग्रीमेंट नहीं होता है, कोई सहमति नहीं बनती है, और इफ इजराइल डिसाइड्स टू इन्वेड, अटैक ईरान, तो उस सिचुएशन में, और वो भी बिना अमेरिका की परमिशन से, उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया कहां खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा? देखिए, इंडिया, जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया के लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है और ईरान भी महत्वपूर्ण है। इजराइल की महत्वता अलग है और ईरान की महत्वता अलग है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान हमारा नजदीकी पड़ोसी है। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, कई सदियों तक जाते हैं ये संबंध। और हाल फिलहाल में भी अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ईरान ने भारत का समर्थन किया है। और ईरान हमारे लिए बहुत अहम इसलिए भी है कि यहाँ से रास्ता हमारा सेंट्रल एशिया के लिए जाता है, अफगानिस्तान के लिए जाता है। भारत के अफगानिस्तान के साथ भी बड़े पुराने संबंध हैं। तालिबान सरकार होने के बावजूद भारत के संबंध अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं और वो रास्ता ईरान से जाता है। ईरान रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। भारत और रूस के बड़े गहरे संबंध हैं। तो अगर इजराइल और ईरान के बीच में इस तरीके की कशीदगी होती है, तनातनी होती है,
तो जाहिर सी बात है भारत के लिए बहुत दुविधा होगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बात करी जाए तो भारत ईरान के साथ खड़ा दिखेगा, और उसका कारण मैंने आपको जियोपॉलिटिकल भी बताया, कल्चरल भी बताया और सिविलाइजेशनल भी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखते हुए अगर आप देखें तो भारत ईरान के विरोध में तो कभी नहीं हो सकता, और ईरान का कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका पश्चिम एशिया से अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, अपने लोग हैं, और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। आर यू स्मेलिंग समथिंग आउट ऑफ इट? क्या लगता है कि क्या ये किसी नए युद्ध की शुरुआत है, नए युद्ध का आगाज है? और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही है, तो इसको आप प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जहां तक मिडिल ईस्ट का या पश्चिमी एशिया की बात करें तो अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इस तरीके के कार्रवाई जो अमेरिका ने करी है, जिससे संकेत ये निकल के आ रहा है कि एक बड़े पैमाने पर इजराइल अपनी मर्जी से बगैर अमेरिका की परमिशन के युद्ध छेड़ सकता है, ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है? ये भी एक सवाल है। और क्या ये नए युद्ध की आहट है? ये दूसरा सवाल है। तो दोनों चीजें हैं। ये और क्लियर होगा आने वाले समय में जब अमेरिका इस इलाके के अंदर अपनी फोर्सेस बढ़ाएगा। जब फोर्सेस बढ़ाएगा कहने का मतलब है कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन के अंदर आप अमेरिका की नौसेना की गतिविधियां बढ़ते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अब हमला होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ सांकेतिक तौर पर कहिए कि चाहे वो इराक हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो लीबिया हो, यहां से अपनी फौजों के नुमाइंदे हैं उनको कम करने की बात करी है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। ये कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाने की बात है कि देखिए हमें ये ऐसा लग रहा है और ये ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। आपको लगता है ईरान इसके प्रेशर में आने वाला है? मेरे ख्याल से ईरान प्रेशर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ईरान इस प्रेशर में आ गया तो आयतुल्लाह खोमैनी की सरकार खत्म हो जाएगी। आयतुल्लाह खोमैनी और पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है जिसकी उसकी पूरी बुनियाद हिल जाएगी। तो जो उसका बेस है वो कमज़ोर किसी भी हालत में आयतुल्लाह नहीं होने देंगे। जिस उम्र के पड़ाव में है वो इतिहास में कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इतिहास जब लिखा जाए तो वो एक कमज़ोर, आखिरकार एक कमज़ोर नेता के तौर पे उनको देखा जाए। क्योंकि हम अमेरिका और ईरान की कर्नल साहब बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिया के लिहाज से रेलेवेंस देखी जाए तो अमेरिका की क्या स्टैंडिंग रखता है और ईरान कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, ईरान जैसा मैंने कहा कि हमारे कल्चरल, सिविलाइजेशनल, डिप्लोमेटिक संबंध है, ट्रेड संबंध है। तो ईरान को हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ईरान हमारा सबसे करीबी नेबर है। अमेरिका हजारों किलोमीटर, 7 समुंदर पार है, और ये तो सिर्फ एकमात्र एक समुंदर के किनारे पर है, जो कि कुछ ही अगर हवाई यात्रा की बात करें तो मुश्किल से 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है दोनों के बीच में। तो हम ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। आपने इस बीच खबरें सुनी होंगी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पहले अमेरिका की ओर से दोनों देशों को समझाने की कोशिश की गई, ये भी कहा गया कि मध्यस्थता हो रही है। लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें शायद अमेरिकन आर्मी डे के मौके पर आसिम मुनीर को निमंत्रण दिया गया, इनविटेशन मिला है। आसिम मुनीर वही शख्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके पहले पहलगाम जो अटैक हुआ है उसकी अगुवाई की थी, उसका चेहरा रहे हैं वो। और अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, अमेरिका में हमने देखा है किस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़े जाते रहे हैं। अब ये जो इनविटेशन अमेरिका की ओर से मिला है, कोई गुंजाइश है इस बात की कि इसके पीछे किसी भी तरीके से कोई ईरान एंगल हो सकता है? बहुत बड़ा ईरान एंगल है। देखिए, अभी अमेरिका की दुविधा ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के खेमे में चले जाएगा। चाइना की अगर बात करें तो उसका वर्चस्व या उसकी जो टेंटिकल्स हैं, जो उसकी पकड़ है, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में है। ईरान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया गया तो हो सकता है कि पाकिस्तान पूर्णतः चाइना के साथ खड़ा हो जाए। और अगर इजराइल और ईरान के बीच में कशीदगी होती है, युद्ध होता है, तो ऐसे में ये अमेरिका के हित में नहीं होगा कि पाकिस्तान उसके सपोर्ट में नहीं है, चाइना के साथ खड़ा हुआ है। अब आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्रोन्स का युद्ध है,
ड्रोन्स का युग है। पूरे युद्ध ड्रोन से लड़े जाते हैं और ड्रोन्स को चलाने के लिए, ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको कई दिशाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण दिशा है। जिस दिशा की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, तो अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को नाखुश किया जाए। पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखेगा, जिससे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एयर बेसिस हैं उनका इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उन एयर बेसिस से ईरान को टारगेट किया जाए। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत रही है, कुछ पैसे दे दो और वो एज आई सेड कि द मोस्ट ब्राइबेबल कंट्री और वहाँ पे लीडरशिप ऐसी है, तो वो बहुत आसान हो जाता है अमेरिका जैसे मुल्क को उनका इस्तेमाल करना। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डालना बहुत ज़रूरी है कि जब अफगानिस्तान में अल जवेरी को मारा गया था तो पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था और उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल बगैर किए वो अल जवेरी को काबुल में नहीं मार सकता था। जो वो बात और है कि सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान ने उसका इनकार किया, लेकिन कोई मानता नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो बहुत अहम है। तो अगर अमेरिका और पाकिस्तान का अगर देखें तो क्या वो कहावत इस पर ठीक बैठेगी कि अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? बिल्कुल, काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है और मेरे ख्याल से वो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से काम कर रहा है। जहां तक न्यूक्लियर डील की बात है या फिर न्यूक्लियर टॉक्स की बात है, अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो या ईरान न्यूक्लियरली फ्लरिश करे? देखिए, ईरान ने बोल दिया है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने की जरूरत है, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना देगा तो इजराइल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। और इजराइल अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अमेरिका का सबसे बड़ी प्रेजेंस पूरे वेस्ट एशिया में अगर है, मोरक्को से लेकर और पाकिस्तान तक, तो वो इजराइल है। इजराइल का खोना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि पूरी अमेरिका की इकोनॉमी यहूदी चलाते हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि इजराइल को किसी तरीके का खतरा पहुंचे। तो यही डर सता रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना दिया तो क्या होगा, तो उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए वार्ता हो रही है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट ना करें, न्यूक्लियर वेपन ग्रेड यूरेनियम ना बनाएं। और ईरान कहता है कि हम नहीं बनाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो बस इसी चीज़ का मनभेद है और एक यही चीज़ का डर है कि अगर न्यूक्लियर वॉर, कोई इनसिक्योरिटी है क्या अमेरिका और इजराइल के मन में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने को लेकर? बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी इनसिक्योरिटी के चलते तो ये पूरा खेल चल रहा है। और अमेरिका कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है कि ईरान से 1977-78 का बदला लिया जा सके, और ले नहीं पा रहा है और ये बहाना ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। तो ये इसको इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा दृश्य जो है साफ नजर आएगा। कॉन्टेक्स्ट की आपने बात कर दी, तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ है। जब जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले बताया कि चाइना का इस पूरे इलाके के अंदर रोल बहुत अहम है, रशिया का रोल बहुत अहम है। ईरान के बहुत पक्के दोस्त रशिया भी है, चाइना भी है और अमेरिका इस बात से नाखुश है, परेशान है। भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, भारत से भी उसको तकलीफ है। भारत के बहुत अच्छे रिलेशन रशिया के साथ है, इससे भी बहुत तकलीफ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने और कई लोगों ने कहा है कि भारत के ऊपर भी हम सैंक्शन लगा सकते हैं अगर भारत रूस के साथ सहयोग करता रहा तो। और आपको याद रहे, जब भारत ईरान से तेल आयात करता था तब भी भारत को सैंक्शंस की धमकी दी गई थी और मजबूरन हमें उनके साथ में तेल का आयात बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक कारण बहुत ज़्यादा है, हमें सेंट्रल एशिया में जाना है, अफगानिस्तान में जाना है, तो हमें ईरान की ज़रूरत है। और ईरान के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे टाइज़ हैं जो सदियों पुराने हैं। अगर मिडिल ईस्ट की या वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये शिया सुन्नी डिवाइड भी है।
सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये हार्डकोर सुन्नी मुल्क हैं। इनकी और ईरान की कभी आपस में नहीं बनी, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रही है, चाहे वो आईसिस को लेकर रही हो, चाहे वो इराक को लेकर रही हो, और कहीं ना कहीं अमेरिका को शय देने वाले ये सुन्नी मुल्क भी हैं। तो ये बड़ा इस तरीके से, ये बिल्कुल प्योर ब्लैक एंड वाइट करके समझना बहुत मुश्किल होगा। इसमें हर एक मुल्क का कोई ना कोई अपना हित है, कोई ना कोई इसमें स्वार्थ है, और इन सारे स्वार्थों को साधते हुए ईरान जिस तरीके से खड़ा है, ये तो काबिल तारीफ है। और अब देखना ये होगा आने वाले टाइम में कि कैसे ये पूरी परिस्थितियां डेवलप होती हैं। अब हम क्योंकि इजराइल का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में गाजा का अपने आप हो रहा है, क्योंकि गाजा और इजराइल जो है इस टाइम पे हॉट टॉपिक बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। आपको लगता है कि किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस या मीडिएशन ईरान की ओर से इस मसले पर आने वाले भविष्य में हो सकती है? ईरान की तरफ से कोई मीडिएशन नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल मुक्त फिलिस्तीन चाहता है। इजराइल मुक्त फिलिस्तीन चाहता है, तो यानी कि मामला आर पार का है। बिल्कुल आर पार का है, इसीलिए ये पूरा खतरा इस पूरे इलाके पे मंडराया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, आप बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कर्नल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि ईरान अपने राइट्स को लेकर चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हो। वो कह रहा है कि मॉरल ग्राउंड्स पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की। लेकिन अमेरिका फिर भी इनसिक्योर है, इजराइल ज्यादा इनसिक्योर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर ईरान बनकर उभरे और इजराइल पर खतरा हो जाए। नमस्कार।